कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम को गति देने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन होंगे। इस कमेटी की पहली बैठक आज इंदिरा भवन में आयोजित की गई। कांग्रेस ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को आंदोलन को रफ्तार देने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है। समिति के नेतृत्व की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता अजय माकन को सौंपी गई है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। अजय माकन को समिति का संयोजक बनाया गया है। यह समिति मनरेगा बचाओ संग्राम की देखरेख, मार्गदर्शन और निगरानी का काम करेगी। यह समिति तत्काल प्रभाव से अपना काम शुरू कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा के अधिकार आधारित स्वरूप की रक्षा के लिए देश भर में बड़े जन आंदोलन की घोषणा की है। वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों को पत्र लिखकर मनरेगा बचाओ संग्राम के राष्ट्रव्यापी शुभारंभ की जानकारी दी। यह आंदोलन केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित नए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के खिलाफ शुरू किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस ने ग्रामीण रोजगार और आजीविका पर सीधा हमला बताया है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। संघ प्रमुख मोहन भागवत 7 दिन के लिए मथुरा के दौरे पर हैं। यहाँ पर संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और यहीं से 2027 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा भी तय होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को सक्रिय भव का संदेश दिया। अपने 7 दिवसीय प्रवास के पहले दिन उन्होंने संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद पर चिंता जताई और कहा कि हम घर घर जाकर के हिंदुओं को समझाएंगे और भारत को एक बनाएंगे। संघ प्रमुख वृंदावन के केशवधाम में 7 दिन तक प्रवास पर रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक की 3 दिनों तक अध्यक्षता भी करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से संघ की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। संघ और बीजेपी दोनों का ही पूरा फोकस इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है और यहीं से ही चुनाव अभियान की शुरुआत भी होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज 24। रोहतक की सनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम, जिसको पत्रकार और साध्वियों के यौन शोषण में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, आज फिर उसको 15वीं बार पैरोल दे दी गई है। और वहीं पर गुरमीत राम रहीम को सुबह से ही लेने के लिए उसके पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ हनीप्रीत भी पहुंची हुई थी। और इसके बाद गुरमीत राम रहीम एक बड़े सुरक्षा काफिले के चलते सिरसा के लिए रवाना हो गया, जहां पर वो इस समय सिरसा अपने जो डेरा है वहां पर पहुंच चुका है। बेशक गुरमीत राम रहीम की 15वीं पैरोल को लेकर हरियाणा और पंजाब की सियासत में भी गर्माहट देखी जा रही है। खासतौर पर जिस तरह के आरोप गुरमीत राम रहीम के ऊपर लगे हुए हैं, उनको लेके उसकी पैरोल और वहीं पर एसजीपीसी द्वारा भी लगातार इसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस तरह से देश की अलग अलग जेलों में बंदी सिख बंद है, उनको पैरोल क्यों नहीं दी जा रही, बल्कि गुरमीत राम रहीम को लगातार ही पैरोल क्यों दी जा रही है। बेशक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बेशक गुरमीत राम रहीम अपने 40 दिन की पैरोल के बाद सोनारिया जेल वापस आ जाएगा, लेकिन अगली पैरोल कब मिलेगी। विशाल अंग्रेज, न्यूज 24, चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गंगा सागर पहुंची है और गंगा सागर पहुंचते ही उन्होंने कपिल मुनि का दर्शन भी किया है। दर्शन करने के साथ साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इस बार 2026 का विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर देश विदेश से जो साधु संत है 14 जनवरी और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन पर्व पे गंगा में डुबकी लगाते हैं। देश नहीं विदेशों से लोग यहाँ आते हैं गंगा सागर में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंगा सागर पे जिस तरह से जो यहाँ पे वाहन है, जो गाड़ियां हैं, यहाँ स्टीमर और लंचों के द्वारा गंगा सागर पहुंचती है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार यहाँ पे नींव रख रही है। जो यहाँ गंगा सागर पे एक तरह से ब्रिज बनाया जा रहा है, जो बूढ़ी गंगा के लेकर करीबन 5 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है और ये ब्रिज बनाने में 2 साल का समय लगेगा। तो ये ब्रिज बनने से ही यहाँ के लोगों के लिए एक तरह से आवाजाही का जो साधन है, यातायात के जो साधन है, सबसे बड़ी सुविधा हो जाएगी। ये जो पूरा खर्च है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य सरकार वहन कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पे हैं। यहाँ उनकी काफी हाई प्रोफाइल मीटिंग्स आज हुई है। आज उन्होंने 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, पीएम आवास पे मुलाकात हुई है और लगभग 1 घंटे तक चर्चा हुई है। इसके बाद जेपी नड्डा के साथ योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। फिर नितिन नवीन से एक कट सी मीट उनकी बीजेपी
मुख्यालय में हुई है। लेकिन जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बातचीत हुई है, सूत्र ये बताते हैं कि 14 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में भी संगठन में भी विस्तार होना है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, और उसके बाद सरकार में भी बदलाव होना है, यानी कि नए चेहरों को उसमें मौका दिया जाएगा उत्तर प्रदेश का जो कैबिनेट है उसमें। तो बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के साथ जो योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है वो इसी सिलसिले में हुई है कि आखिर संगठन में सरकार से किन लोगों को भेजा जाए और सरकार में किन लोगों को जोड़ा जाए, यानी कैबिनेट विस्तार जो होगा तो किन नए चेहरों को जगह दी जाए। 10 के आसपास बताए जा रहे हैं कि नए चेहरों को जगह मिल सकती है। उसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण और संतुलन भी साधा जाएगा। आज की यात्रा के दौरान संगठन विस्तार, सरकार में जो रिसफल होना है वो, और एसआईआर पर योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के साथ चर्चा हुई है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। गांधीनगर में दूषित पानी की वजह से टाइफाइड मामले में एक की मौत, अस्पताल में अभी भी 150 से ज्यादा भर्ती, 2 की हालत गंभीर। गांधीनगर सिविल अस्पताल में भर्ती 7 साल की काजल कनौजिया की आज सुबह मौत हो गई। 4 दिन पहले उसे टाइफाइड की शिकायत के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। काजल के माँ बाप ने बताया कि वो 15 दिनों से बीमार थी और उसकी रिपोर्ट में टाइफाइड की पुष्टि होने के बाद उसे सिविल अस्पताल ले जाया गया था। सिविल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक अभी भी 150 मरीज सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि दूषित पानी की वजह से गांधीनगर के सेक्टर 24, 26 और 30 में कई लोगों को टाइफाइड की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 100 से ज्यादा बच्चे थे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के बीमार होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। लीकेज ढूंढकर उनकी मरम्मत का काम शुरू किया गया है। मेडिकल की कई टीमें प्रभावित इलाकों में लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है और क्लोरीन टेबलेट भी बांटी जा रही है। मैं बता दूं कि इस मामले में उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में चुनाव पर्यवेक्षक सी मुरुगन पर, जो कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, उन पर हुए हमले के बारे में केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक से इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी है, एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कल शाम 6 बजे तक, यानी कि 6 तारीख की शाम 6 बजे तक वो बताएं कि इस विषय में, इस संबंध में उन्होंने क्या कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सी मुरुगन 24 परगना जिले में जब एसआईआर की समीक्षा कर रहे थे और करने पहुंचे तो कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, उनके दरवाजे के हैंडल तोड़े और उनके काम में पूरी तरीके से बाधा डाली और पूरी तरीके से उनको घेर लिया। इसके बाद मामले की जब जानकारी आई है तो चुनाव आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है पुलिस निदेशक से। तो ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि जब आईएएस अधिकारी इस तरीके से हमले का शिकार हो सकते हैं, उनको घेरा जा सकता है, तो एसडीएम हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए और जो ईआरओ के तौर पे, बीएलओ के तौर पे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन किस तरह की है। तो एक तरीके से आमने सामने की स्थिति एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में लगातार बनती जा रही है, खासकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। प्रशांत दे, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दूसरे गुट का आरोप है कि पहले ग्रुप ने अवैध तरीके से गद्दी पर वहां पर कब्जा जमाया, इसलिए दूसरा गुट पुलिस थाने पहुंचा और धुले शहर के पुलिस स्टेशन में 4 घंटे तक वो धरने पर बैठा, लेकिन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ने उनकी एक ना सुनी। इसके बाद दूसरा गुट आक्रामक हो गया और वो और पहला गुट, ये दोनों आपस में भिड़ गए। आपस में भिड़ने के बाद वहाँ पर खूब लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची और पुलिस ने वहाँ पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल माहौल तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन वहाँ पर दोनों गुट ने फिलहाल शांति बनाए रखी है। पुलिस ने वहाँ भारी बंदोबस्त तैनात कर दिया है। दूसरा गुट का कहना है कि अगर पहला गुट अवैध तरीके से कब्जा किया है, वो गद्दी अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो वहाँ जाकर उनको दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी के जनपद झांसी में अब बुर्का या घूंघट पहनी महिलाएं नहीं खरीद पाएंगी ज्वेलरी, दुकानों के बाहर लगाए गए हैं पोस्टर। झांसी के सीपरी सराफा व्यापार मंडल ने बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अनोखी पहल की है। व्यापारियों ने अपना नकाबपोश ग्राहकों को सामान न बेचने का निर्णय लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर दुकान के बाहर स्पष्ट चेतावनी वाले पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। व्यापारियों ने सोना चांदी की बढ़ती कीमतों के बीच बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ये नियम लागू किया है। पुलिस की सहमति से दुकान के अंदर और बाहर पोस्टर लगाकर ग्राहकों से चेहरा खोलकर प्रवेश करने का आग्रह किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये फैसला सुरक्षा की दृष्टि से ही लिया गया है।
क्योंकि नकाब की वजह से होने वाली वारदातों में आरोपियों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के नासिक में एक किसान और एक तेंदुए से जुड़ा बड़ा ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। खेत में काम करने के दरमियान किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। इस दौरान दोनों ही कुएं में गिर गए और दोनों की मौत हो गई। ये घटना नासिक के सिन्नर तालुका में सेवरी गांव में रविवार देर शाम को हुई। गौरव जादव नाम का युवा किसान खेत में काम करने के लिए गया था। काम खत्म करने के बाद वो आराम करने के लिए कुएं के पास बैठ गया। तभी अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। डरे हुए किसान ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी कुएं में गिर गया। इसके पीछे तेंदुए भी कुएं में गिर गया। घटना की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद किसान को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन डूबने से उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। इससे गुस्साए गांव वालों ने तेंदुए को बाहर निकालने का विरोध किया। वन विभाग के अधिकारी ने उन्हें समझाया, जिसके बाद तेंदुए को बाहर निकाला गया, लेकिन ज्यादा देर तक पानी में रहने के चलते उसकी भी मौत हो गई। पश्चिम महाराष्ट्र जैसे कि पुणे, नासिक, अहिल्यानगर में तेंदुए के हमले की काफी घटनाएं सामने आई है। कैमरा पर्सन अचल कुमार के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर पुलिस स्टेशन में आज जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और एनएसजी कमांडो की ओर से जॉइंट एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल की गई है। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये है कि आतंकी हमला अगर होता है, उस हमले को चंद मिनटों में नाकाम किया जाए। इससे पहले भी हमने देखा है कि एनएसजी कमांडो की ओर से जम्मू संभाग के कई जगहों पे मॉक ड्रिल की गई है। इस मॉक ड्रिल का यही मकसद रहता है कि अगर कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो उस आतंकी वारदात को चंद मिनटों में नाकाम किया जाए। लगातार सीमा पार से कायर पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ करवाए और ये आतंकी जम्मू कश्मीर में ज्यादा आतंकी हमले को अंजाम दे सके। और कठुआ जिले में जो मॉक ड्रिल की गई है, इसके पीछे यही मकसद है कि कैसे जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हो जाते हैं जब किसी भी तरह से आतंकी जो है वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी कई पुलिस स्टेशन में कठुआ जिले के पुलिस की ओर से, एसओजी की ओर से जो है एंटी फिदाइन मॉक ड्रिल जो है वो की गई है। और आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल के पीछे यही मकसद रहता है कि आतंकी हमलों को जल्दी से जल्दी जो है वो नाकाम करना। कठुआ से मेरे सहयोगी नरेश और जम्मू में कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक साड़ी के सेल की डिस्काउंट ने हादसे को दावत दे दी। दरअसल इस साड़ी की दुकान में भारी मात्रा में डिस्काउंट का ऑफर रखा गया था, जिसके चलते बड़ी तादाद में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अफरा तफरी का माहौल बन गया और भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना त्रिमूर्ति चौक इलाके में स्थित एक नए साड़ी सेंटर में हुई। रविवार को इस दुकान का उद्घाटन किया गया। दुकान की ओर से साड़ियों पर भारी छूट का प्रचार पिछले 3 महीनों से सोशल मीडिया पर किया जा रहा था। स्थानीय रील स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए 2 से 5 हजार की साड़ियाँ 199 रुपए से 500 रुपए तक के इस तरीके के ऑफर के वीडियो लगातार वायरल किए जा रहे थे, जिससे महिलाओं में खरीदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा था। और जैसे ही रविवार की सुबह 11 बजे दुकान खुली, अंदर प्रवेश करने को लेकर महिलाएं अचानक दौड़ पड़ी। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और सड़क पर भारी जाम लग गया। अनुमान के मुताबिक एक ही समय में करीब 1000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां दुकान में मौजूद थी, जिससे भगदड़ हो गई और करीब 3 महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और कई सारे छोटे बच्चे बेहोश हो गए। हालात बिगड़ते देखते स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर आके मोर्चा संभाला। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने दुकानदार को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा न हो। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राज्य के नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के 68 नगर सेवकों के निर्विरोध चुने जाने पर शिवसेना यूबीटी ने मुखपत्र सामना के माध्यम से जमकर हमला बोला है और पूछा है कि जो नगर सेवक निर्विरोध चुने गए हैं उनकी उपलब्धि क्या थी। बस विरोधी पार्टी के उम्मीदवारों को 2-5 करोड़ रुपए फेंके और निर्विरोध चुन लिए गए। साथ ही उन्होंने उन पर दबाव बनाया। भाजपा हमेशा नैतिकता की बात करती है, लेकिन नैतिकता पूरी तरह से खो चुकी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक थाने में एक नगर सेवक को निर्विरोध चुनने के लिए यानी किसी को बैठाने के लिए 5 से 8 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही अगर कल्याण डोंबिवली की बात करें तो वहां पर 3 करोड़ रुपए के करीब दिए गए और पुणे की बात करें तो वहां पर 2 करोड़ रुपए दिए गए। इस तरह से सभी को जबरदस्ती बैठाया गया, पैसे का लालच देकर बैठाया गया और निर्विरोध चुनाव जिताया गया। इतना ही नहीं, कल ठाकरे भाइयों ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया
तब भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही मुंबई के लिए दो प्रमुख बातें कही, जिसमें 700 स्क्वायर फीट के जो घर हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी। इसके अलावा ये भी वादा किया कि वो गरीब महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे अगर बीएमसी में उनकी सत्ता आती है तो। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।